हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चेस्ट का। ओके, लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक था वो हमने कवर किया था लेग्स का सेकंड पार्ट। ओके, लेग्स में दो पार्ट, 2 दिन का हमने डिवाइड किया था। ओके, फर्स्ट डे हमारा क्वाड्रिसेप और ग्लूट्स रहेगा, सेकंड डे हैमस्ट्रिंग और काफ रहेगा। ओके, तो सुपर एडवांस लेवल पे ऐसा जो हम डिवीज़न किए हैं हर डे का अलग अलग स्प्लिट करके, हर एक मसल ग्रुप को 2-2 में स्प्लिट करके जो डिवाइड किया है। तो इसमें आज हमारा चेस्ट से रिलेटेड वर्कआउट है, फिर नेक्स्ट डे रहेगा शोल्डर और ट्राइसेप। ओके, तो 2 दिन का लेग्स हो गया, 2 दिन का चेस्ट और शोल्डर प्लस ट्राइसेप, ये दोनों 2 दिन का हो गया। ओके, अब इसके साथ में कार्डियो का भी एक्टिविटी है, तो हम चेस्ट वाले दिन दो सेशन रहेगा। ओके, एक मॉर्निंग का और इवनिंग का रहेगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल लोग के लिए कि 2 लोग का 2 घंटा 3 घंटे का जिम में ऐसे ही जाता है, तो हम ऐसे कवर करेंगे इसको। मॉर्निंग में अगर चेस्ट का एक्सरसाइज रहेगा तो इवनिंग में कार्डियो एक्टिविटी, या फिर इसको ऑपोजिट कर सकते हैं कि मॉर्निंग में कार्डियो किया तो इवनिंग में चेस्ट का एक्टिविटी जाएगा। तो अभी हम चेस्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज जो है वो देखते हैं कि सुपर एडवांस लेवल पे कौन कौन सी एक्सरसाइज जो है हमको अपने एक्सरसाइज चार्ट में ऐड करना है। ओके, तो चेस्ट से रिलेटेड जितने भी वेरिएशंस होते हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हैं, और हर एक एक्सरसाइज के कितने तरीके से हम उस एक्सरसाइज को कर सकते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये वाला देख रहे हैं आप, डिक्लाइन प्रेस। ओके, डिक्लाइन प्रेस चेस्ट के लिए करते हैं। देखिए, नॉर्मली चेस्ट जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें। ओके, एक ऊपर वाला चेस्ट, एक लोअर चेस्ट। ये हो गया आपका स्टर्नोकोस्टल। ओके, ये स्टर्नोकोस्टल, और ये ऊपर का हो गया है क्लेविकल एरिया। ओके, तो ये जो ऊपर वाला चेस्ट है, अपर चेस्ट जिसको बोलते हैं, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 30% मसल फाइबर इस एंगल पे आते हैं। ओके, जो ये एंगल है +30 डिग्री के लगभग रहता है, और बाकी का जो 70% मसल फाइबर जो है वो फ्लैट और -15 डिग्री में उस एंगल पे आता है। तो अगर आपको लोअर चेस्ट को ट्रेन करना है, लोअर मसल फाइबर को ज़्यादा इंगेज करना है, तो आपको डिक्लाइन और फ्लैट पे एक्सरसाइज करना है। और अगर आपका अपर चेस्ट थोड़ा वीक है, किसी किसी का देखा रहेगा यहाँ पे थोड़ा ऐसा अंदर घुसा हुआ रहता है, क्योंकि उनका ये वाला जो मसल फाइबर है इतना डेवलप नहीं रहता है, तो ऐसी कंडीशन में वो इंक्लाइन को डोमिनेट कर सकते हैं। तो ऐसा जैसे मैंने सीक्वेंस बनाया कि पहले डिक्लाइन करेंगे, फिर इंक्लाइन, फिर पुशअप वगैरह, तो ज़रूरी नहीं है आपको यहीं से स्टार्ट करना, आपको अपना वीकनेस भी देखना है कि अगर कहीं कोई पर्टिकुलर मसल वाला एरिया जो है वीक है आपका, तो आप उसको पहले डोमिनेंट रखेंगे। तो फ्रेश एनर्जी में जब आप हेवी वर्कआउट इंक्लाइन से करेंगे तो वो ज़्यादा कवर हो जाएगा। ओके, पर ये बहुत कम केसेज में ऐसा होता है। तो अभी देखिए, डिक्लाइन प्रेस जो होता है बेंच, वो -15 डिग्री आपको इसका एंगल चेक करना है स्टार्ट करने से पहले। और डिक्लाइन और फ्लैट, ये पहले भी मैंने चेस्ट की एक्सरसाइज में बताया कि डिक्लाइन बेंच और फ्लैट बेंच में सिर्फ 15 डिग्री का डिफरेंस रहता है, और दोनों में ही आपका लोअर चेस्ट काम करता है। ओके, फ्लैट में जब आप फ्लैट करेंगे तो मिड फाइबर जो है, बीच वाले फाइबर, वो ज़्यादा रहेंगे, और जब डिक्लाइन करेंगे तो लोअर वाले ज़्यादा इन्वॉल्व, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए आपको क्या करना है, डिक्लाइन और फ्लैट दोनों में से एक लेना है। ये कभी लेना है जब इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल पे। अभी यहाँ पे क्या सुपर एडवांस लेवल कर रहे हैं, तो हर एक छोटे छोटे मसल्स को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, बॉडी बिल्डर वगैरह या पावर लिफ्टर, तो वो लोग को पूरा ये, उनके लिए हर एक मसल पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक छोटे से छोटे मसल्स का भी अपीयरेंस होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा वेरिएशंस बढ़ाने वाले हैं। पर ये नॉर्मली आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये जो डिक्लाइन बेंच प्रेस है और फ्लैट बेंच प्रेस है ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, इसको अल्टरनेट कर सकते हैं। और इंक्लाइन बेंच प्रेस ये मैंडेटरी है, क्योंकि ये अपर चेस्ट को टारगेट करता है इसलिए, और इसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो इस तरह से आपका डिक्लाइन और फ्लैट, और फिर सेकंड है इंक्लाइन, फिर है पुशअप्स और पैक्डेक फ्लाई, केबल प्रेस, TRX वगैरह। ओके, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमको पिक करनी है। अभी जैसे डिक्लाइन बेंच प्रेस के अंदर आप देखेंगे, डिक्लाइन बेंच को हम बारबेल के साथ कर सकते हैं। ओके, और डिक्लाइन बेंच प्रेस को हम डंबल के साथ में कर सकते हैं। ओके, और स्मिथ मशीन पे कर सकते हैं जो फिक्स रहता है, केबल पे कर सकते हैं, और सिंगल हैंड। तो आपको क्या करना है, एक तो सिंगल हैंड को कट कर देना है, क्योंकि ये
वैसे ही आप जब डंबल से करते हैं तो ये आइसोलेटरल मूवमेंट है, तो सिंगल हैंड पे करने का कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। कुछ लोग फैंसी वर्कआउट टाइप समझ के इसको करते हैं और बहुत उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, तो एक हाथ से जब वो करते हैं तो बैलेंस ही नहीं हो पाता। अगर आप बेंच पे लेटे हैं और सारा वेट एक साइड में रहेगा तो बॉडी इधर कोलैप्स होने की ट्राई करेगा। इसलिए आपको ये वाला नहीं करना, क्योंकि दोनों हाथ में वेट रहेगा तो बैलेंस रहेगा। इसलिए आपको क्या करना है, सिंगल हैंड नहीं करना है। केबल और स्मिथ मशीन, इसमें से आप स्मिथ मशीन को हटा दीजिए, क्योंकि स्मिथ मशीन सपोर्टेड एक्सरसाइज है। इसमें मशीन का जो मूवमेंट होता है उसका पाथवे फिक्स होता है, मशीन खुद बैलेंस करता है, अपने को बैलेंस नहीं करना पड़ता है। इसी वजह से शोल्डर के जो बैलेंसिंग वाले मसल्स है, जो शोल्डर जॉइंट को स्टेबल करते हैं, वो उनको ट्रेनिंग नहीं मिलता है। इसलिए आपको स्मिथ मशीन को हटा देना है। अब क्या बचा है, केबल और फ्लैट बेंच पे। तो क्या है, केबल पे प्रॉपर एंगल, डिक्लाइन बेंच पे अगर आप केबल का एडजस्टमेंट करते हैं, मतलब आप क्या करेंगे, अगर समझो मैट को डिक्लाइन करना तो हाथ ऐसे जाना चाहिए। ओके, ये फ्लैट का एंगल है, ये इंक्लाइन का एंगल है और ये डिक्लाइन का। तो डिक्लाइन के लिए क्या होगा, केबल का जो पुली है वो ऊपर होना चाहिए, ऐसा, मतलब अपने हेड से भी ज़्यादा ऊपर, तभी जाके आप ऐसा खींच पाएंगे। लेकिन इसमें क्या हो रहा, यहाँ पे अगर आप 100 किलो से मार रहे हैं तो केबल की पुली से जब आप डिक्लाइन करेंगे तो क्या होएगा, ये एंगल की वजह से ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बॉडी भी तो स्टेबल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 100 किलो वेट लगा के पुली से केबल प्रेस करता हूँ तो ये केबल मेरे को पीछे खींच लेगा, राइट। तो ये बियॉन्ड फोर्स जैसा हो गया कि समझो अगर मैं समझो किसी भी चीज़ को इधर धक्का मार रहा हूँ और पीछे दीवार है तो मैं सपोर्ट लेके धक्का मार सकता हूँ, लेकिन कोई मेरे को यहाँ से ऊपर उठा रहा तो मैं कहीं से भी रेजिस्टेंस नहीं ले सकता, कहीं से होल्ड नहीं कर सकता, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो सेम ऐसा, वो केबल इस एंगल से केबल आ रहा तो केबल आपको इस डायरेक्शन में खींचेगा। अगर वो इधर खींच रहा होता तो फिर भी मैं चलो कैसे भी करके उसको उसके अगेंस्ट में रुकने की कोशिश करता, लेकिन वो ऐसे मेरे को ऊपर की तरफ खींच रहा है, इसलिए ज़्यादा वेट उसमें लिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, इंक्लाइन को केबल मशीन पे भी, इस पे भी नहीं करना है। ओके, तो सबसे अभी क्या बचा है, देखो, दो, बारबेल और डंबल। तो इसमें सबसे बेस्ट होता है डंबल। ओके, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल डेवलपमेंट होता है, दोनों इंडिविजुअल मूवमेंट होता है, दोनों लिम्स साथ में मूवमेंट करते हैं। लेकिन वो जो सिमेट्रिकल डेवलपमेंट होता है, एक हाथ वीक रहता है, किसी का एक स्ट्रांग रहता है, तो वो जो डिफरेंस है वो डंबल में ख़त्म हो जाता है। बारबेल में एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है इनडायरेक्टली। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए दो चीज़ है, सब जिम में इतना हेवी डंबल नहीं होते हैं, मतलब जो भी डंबल का पेयर रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलो, ज़्यादातर 50 किलो होता है। किसी पर्टिकुलर जिम में अगर 100 किलो का रहेगा तो अलग बात है। तो जहाँ तक पॉसिबल है आप डंबल यूज करेंगे। जब उस जिम में आपका मैक्सिमम लिमिट क्रॉस हो गया, अब डंबल्स नहीं है इतना हेवी वेट में, तभी आपको बारबेल पे शिफ्ट होना। तो बारबेल पे चेस्ट प्रेस डिक्लाइन करते हैं, उसके दो रीजन हैं कि या तो वेट अवेलेबल नहीं है, सॉरी डंबल अवेलेबल नहीं है तो आपको बारबेल पे मूव करना है। ओके, या फिर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक, अगर आप किसी पावर लिफ्टिंग या ऐसे स्पोर्ट्स की तैयारी करें जहाँ पे आपको पुश करने का कंपटीशन है, तो उसमें आपको बारबेल को डोमिनेंट रखना है। बारबेल का ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो जिस चीज़ का मिमिक्री हो रहा है वो बारबेल प्रेस है, वहाँ पे डंबल यूज नहीं होता है जहाँ पे आपको परफॉर्म करना रहता है। तो अगर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रहेगा तो बारबेल, अदरवाइज डंबल। तो डंबल को डोमिनेट करना, अगर आप नॉर्मल मसल ग्रोथ के लिए या फिटनेस के लिए कर रहे हैं अगर आप ये एक्सरसाइज, तो डंबल डोमिनेट। अगर आप किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका गोल है तो बारबेल आपका डोमिनेंट रहेगा। अदरवाइज इसको आप घुमा सकते हैं। एक बार समझो, जब भी आप डिक्लाइन बेंच प्रेस करेंगे, एक बार बारबेल के साथ, एक बार डंबल के साथ, एक बार बारबेल के साथ, एक बार डंबल के साथ, तो उससे क्या होएगा, आपको अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा दोनों में। ओके, और अभी ये इसमें डिक्लाइन में जो पहला एक्सरसाइज हम ले रहे हैं वो क्या है, वो यहाँ पे डंबल से मैं नोट ये कर देता हूँ। तो सबसे पहला हमको डिक्लाइन में जो एक्सरसाइज करना है वो है डंबल प्रेस। ओके, आपका पहला गोल होना चाहिए डंबल, फिर सेकंड हो जाएगा आपका बारबेल। बारबेल किस कंडीशन में होएगा, या तो जिम में अवेलेबल नहीं है ज़्यादा वेट डंबल का, और या फिर आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड गोल है, तभी आप बारबेल करेंगे। तो चेस्ट की एक्सरसाइज में सुपर एडवांस लेवल पे पहला एक्सरसाइज कौन सा हो गया, डिक्लाइन का।
तो एक्सरसाइज का भी एक सीक्वेंस होता है कि कौन सी एक्सरसाइज पहले करनी, कौन सी बाद में करनी, उसका भी रीजन होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ऐसा सीक्वेंस क्यों होता है। ओके, अब इसके बाद में आते हैं, ये फ्लैट इसका अल्टरनेटिव हो गया। तो जब भी आप डिक्लाइन बेंच प्रेस करें तो आपको फ्लैट नहीं करना है एडवांस लेवल पे और इंटरमीडिएट लेवल पे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप सुपर एडवांस लेवल कर रहे हैं और सिर्फ चेस्ट को कवर कर रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना है, अभी इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है कि जब यहाँ पे जिस दिन आपने डंबल के साथ में यहाँ किया है तो आप क्या करेंगे, बारबेल के साथ में फ्लैट करेंगे। और अगर ये हमेशा ध्यान में रखिए कि ये ऐसा क्रॉस होएगा। ओके, समझ रहे हैं। अगर जिस दिन, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फ्लैट और डिक्लाइन दोनों लेना है सेम डे चेस्ट पे, क्योंकि ये सुपर एडवांस लेवल है। यहाँ पे आपको सिर्फ चेस्ट को कवर करना है, शोल्डर और ट्राइसेप इसमें नहीं है, इसलिए आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये दोनों में से जब आप डिक्लाइन बारबेल से करेंगे तो फ्लैट डंबल से। ओके, और अगर आप ये वाला डंबल से करते हैं तो ये ऐसा क्रॉस करना है आपको, ये ध्यान में रखिए। तो अभी सेकंड एक्सरसाइज जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ वो है फ्लैट। ओके, तो आपको याद रखना है फ्लैट बेंच प्रेस। ओके, फ्लैट बेंच। अभी इसमें देखिए डंबल और बारबेल, तो इसमें आपको क्या करना है, ये क्रॉस का पूरा ध्यान में रखना है कि अगर आपने ये वाला, यहाँ पे मैं ऐसे मेंशन कर देता हूँ कि ये अगर बारबेल है तो ये क्या हो जाएगा, ये डंबल हो जाएगा। ओके, और अगर ये, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे मेरे को मेंशन करना है डिक्लाइन, माय मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिक्लाइन बेंच और ये फ्लैट बेंच। ओके, तो अभी इसमें क्या देखो, ये मैं क्रॉस करा रहा हूँ बारबेल और डंबल का। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डंबल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बारबेल। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये पेयर कैसा होएगा ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, कि जिस दिन आप समझो आज चेस्ट वर्कआउट कर रहे हैं, डिक्लाइन से स्टार्ट किया है, बारबेल लिया है, तो फ्लैट में क्या लेंगे, डंबल, और अगर आपने यहाँ पे डंबल लिया तो यहाँ पे बारबेल, ऐसा करके आपको ये कवर करना है। ओके, अभी इसके बाद में इंक्लाइन आता है, तो इंक्लाइन मैंडेटरी है। इंक्लाइन जो एक्सरसाइज हम करते हैं चेस्ट के लिए, वो आपके अपर चेस्ट को ये वाला एरिया कवर कराता है, और इसका जो एंगल रहेगा 30 डिग्री। तो जब भी आप बेंच पे इंक्लाइन बेंच प्रेस करेंगे तो वो प्रॉपर एंगल उसको चेक करना है। जैसे फ्लैट पे बेंच है, उसको एक बार ऊपर किया फिर दूसरी बार ऊपर किया, तो ये आपका इंक्लाइन हो गया। तो ये आपको 2 बार चेक करना है। और किसी किसी जिम में बेंच रहता है, उसका लॉकिंग प्रॉपर नहीं होता, तो आपको लॉक प्रॉपर चेक करना, नहीं तो कैसा आप इंक्लाइन पोजीशन लिए बेंच का लेटे वेट के साथ में अचानक वो फिसल के कोलैप्स होता है और इंजरी के चांसेस हो जाते हैं। फिर ऐसा कई बार होता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, प्रॉपर लॉक चेक करना है। ओके, तो इंक्लाइन प्रेस में भी देखो आप बारबेल से कर सकते हैं, डंबल से कर सकते हैं, स्मिथ मशीन से कर सकते हैं, केबल से कर सकते हैं और सिंगल हैंड। तो अभी इसमें भी आपको क्या करना है, सिंगल हैंड को हटाना है, केबल को इंक्लाइन में हटाना है। ओके, और स्मिथ मशीन को भी हटाना है। अब ऊपर समझा दिया क्यों ऐसा है। अब डंबल और बारबेल में से पहला चॉइस आपका क्या होना चाहिए, डंबल फर्स्ट चॉइस, और सेकंड चॉइस आपका बारबेल। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लेंगे इंक्लाइन। तो हमारा तीसरा जो एक्सरसाइज है वो क्या हो जाएगा, इंक्लाइन। ओके, इंक्लाइन बेंच, इसको क्या करना है, अल्टरनेट। ओके, सबसे पहला आपका क्या होना चाहिए, पहला प्रायोरिटी डंबल। ओके, डंबल होना चाहिए। फिर सेकंड ऑप्शन जो है आपका बारबेल, या फिर इसको ऐसा अल्टरनेट भी कर सकते हैं, डंबल वर्सेस बारबेल। पर आप वो अगेन गोल ओरिएंटेड की, अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कर रहे हैं तो बारबेल ज़्यादा यूज करेंगे, और अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए कर रहे हैं तो आपको डंबल पे ज़्यादा फोकस करना। अगर जिम में डंबल नहीं है तो आप बारबेल पे। पर हर एक एक्सरसाइज जो आप कर रहे हैं, अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका गोल नहीं है तो हमेशा डंबल के साथ में प्रैक्टिस करिए, चाहे कोई भी एंगल रहेगा, डिक्लाइन रहेगा, फ्लैट रहेगा, इंक्लाइन रहेगा। डंबल हमेशा बेटर होता है बारबेल से। ओके, उसका रीजन मैं समझा दिया कि ऐसा क्यों होता है। अब इसके बाद में देखते हैं हम पुशअप्स।
पुशअप्स में बहुत टाइप के पुशअप्स होते हैं, ओके। जैसे नॉर्मल पुशअप्स, आप फ्लैट बेंच इस पे फ्लोर पे नॉर्मल वाला पुशअप करते हैं। फिर इंक्लाइन पुशअप, तो इंक्लाइन पुशअप के लिए मतलब आपका एंगल ऐसा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इंक्लाइन मतलब थोड़ा ये फ्लैट से थोड़ा कम डिफिकल्ट होता है, तो आपको क्या करना है, एंगल चेंज करना। आपका अपर बॉडी वाला जो साइड है उसको थोड़ा सा हाइट पर रखना है, तो आपका ये हो जाएगा। जैसे बेंच पे पुशअप मारे, बेंच पे हाथ रखे, तो इसमें क्या हो गया, हाथ खुल गया, ये इंक्लाइन हो गया। तो जब आप फ्लैट नहीं कर सकते तो इंक्लाइन का पोजीशन लीजिए, ओके। उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका ये कम हो जाएगा, वेट जो है बॉडी का वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ये इजी हो जाएगा। फिर ऐसे ही डिक्लाइन कर सकते हैं। अगर आप फ्लैट कर रहे हैं और उसको और डिफिकल्ट करना है तो आप बेंच के ऊपर पैर रखेंगे, हाथ को नीचे रखेंगे, तो वो डिक्लाइन हो जाएगा, ओके। तो आप ऐसे अलग अलग एंगल चेंज कर सकते हैं, ओके। तो आप पुशअप में नॉर्मल पुशअप कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जब आप इंक्लाइन डिक्लाइन ये कैसे करते हैं, तो ये हाथ का एंगल चेंज करना है कि अगर आप ऐसे पुशअप मारे, ये फ्लैट एंगल हो गया, ठीक है। जब आप डिक्लाइन करते हो तो क्या होता है, ऐसा एंगल होता है, ओके। जब आप इंक्लाइन करते हैं तो ऐसा एंगल होता है। तो ये आपको एंगल चेक कर लेना है कि आपको कौन सा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एडवांस लेवल पे, सुपर एडवांस लेवल पे आपको पुशअप्स करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ये हमेशा ध्यान में रखिए कि ये पुशअप्स आपको करने की ही ज़रूरत नहीं है, ओके। चाहे वो सिंगल एंड पुशअप रहे, वाइड रेंज, नैरो ग्रिप, क्लैपिंग, तो इसमें अलग अलग वेरिएशन चेक कर लेते हैं। लेकिन आपको पुशअप्स इतना करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका ऑलरेडी 2-3 वेरिएशंस आपके पास है। और पुशअप में भी वही मसल काम कर रहा है जो इसमें काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, चेस्ट मसल आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पुशअप आपके लिए ईजी हो जाएगा, ओके। तो ये इंटरमीडिएट और मतलब एडवांस लेवल तक ठीक है, पर सुपर एडवांस लेवल पर आपको पुशअप में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो नॉर्मल पुशअप मतलब नॉर्मल पुशअप हो गया। इंक्लाइन डिक्लाइन में एंगल चेंज होएगा। वह सिंगल हैंड में एक हाथ से पुशअप करते हैं कुछ लोग, ऐसा फैंसी वर्कआउट, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होता और इंजरी ओरिएंटेड होता है, क्योंकि वो बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है और प्रॉपर रेंज नहीं जाता है। वाइड ग्रिप में क्या होता है, हाथ को वाइड रखेंगे, नैरो ग्रिप में पास में रखेंगे। नैरो ग्रिप अगर पास में रखा तो ऑकवर्ड पोजीशन हो जाएगा, आपके रिस्ट जॉइंट पे बहुत ज़्यादा लोड आएगा। वाइड रखा तो रेंज कॉम्प्रोमाइज होएगा, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक होता है क्लैपिंग पुशअप, वो जंप करके क्लैप करके फिर पुशअप करते हैं, तो वो फंक्शनल ट्रेनिंग का एक पार्ट है। आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में फंक्शनल ट्रेनिंग को मिक्स मैशअप नहीं करना है। वॉल पुशअप ये वाला होता है जो एकदम इसका कोई भी तो बिगनर लेवल का जो वर्कआउट करें उनके लिए भी एकदम यूजलेस है। तो आपको ये भी नहीं करना है, क्लैपिंग नहीं करना है, बैंडेड नहीं करना है, क्योंकि ये होम ट्रेनिंग जैसा वर्कआउट है बिगिनर लोग के लिए। वेटेड पुशअप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास इतना ऑप्शन है। पुशअप मतलब फ्लैट एंगल है, फ्लैट एंगल पर आप डंबल बारबल ले सकते हैं। सुपर एडवांस लेवल है तो आपको घर पे तो वर्कआउट कर नहीं रहे, जिम में कर रहे हैं, तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। अपसाइड डाउन पुशअप नहीं करना, ये वाला जो दीवार के ऊपर पैर रख के नीचे, उसमें एक्चुअली एंटीरियर डेल्टोइड काम करता है, शोल्डर का और ट्राइसेप काम करता है। तो पहला तो ये कि ये चेस्ट के लिए होता ही नहीं है इतना। दूसरा ये कहीं पे भी आपका यूज नहीं होगा, ना तो आपके डेली रूटीन जो है फिटनेस लेवल का उसमें होएगा, ना ही आपको पावर लिफ्टिंग में। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में है कि जब आप ऐसा किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करें जहाँ इसका मिमिक्री होने वाला, जैसे आप क्रॉसफिट वगैरह हो गया, जितने भी टाइप का क्रॉसफिट होता है उसमें वो लोग करवाते हैं। तो क्रॉसफिट की तैयारी करें तभी आपको ये करना, अदरवाइज नहीं करना। तो इस तरह से पुशअप्स आपका इसमें से निकल जाएगा। फिर क्या बचा है, पैक डेक फ्लाई। पैक डेक फ्लाई मतलब ये वाला मूवमेंट, तो ये आइसोलेशन मूवमेंट है। तो हम जब बिगिनर लेवल का वर्कआउट कर रहे थे, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल, तभी हमने इसका मेंशन किया था कि ये आइसोलेशन मूवमेंट है, इतना इफेक्टिव नहीं होता है कंपाउंड के कंपैरिजन में, इसलिए आपको स्किप करना है। या फिर कोई पर्टिकुलर कंडीशन जैसे एल्बो का इंजरी है, एल्बो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एल्बो जॉइंट को इन्वॉल्व नहीं करना है, तो आप बिना एल्बो का मूवमेंट कराए ये वाला करके चेस्ट को ट्रेन कर सकते हैं, ओके। क्योंकि कोई भी चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें एल्बो का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर एल्बो में इंजरी रहेगा तो ये नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, ये वाला। लेकिन सुपर एडवांस लेवल पे इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सुपर एडवांस लेवल पे हर एक मसल पार्ट को हर एक एंगल से ट्रेन करना जरूरी है, तभी जाके उसका जो डेफिनेशन रहता है वो प्रॉपर दिखेगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम भी ज़्यादा रहता है, प्रिपरेशन ज़्यादा, हर चीज़ आपका मेन गोल ही यही रहता है, मसल डेवलप करना। अलग अलग छोटे छोटे मसल को भी आपको डेवलप करना पड़ेगा दिखाने के लिए, तो वहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो अभी हमको एक पैक डेक का, ये एक सिंगल जॉइंट वाला
एक्सरसाइज उसमें ऐड करना चार्ट में, लेकिन इसमें से कौन सा वेरिएशन जो है अच्छा है वो हमको भी देखना है। तो पहला हमारा जो एक्सरसाइज है, अब देखिए मशीन, एक तो होता है मशीन पे पैक्ड एग फ्लाई, तो ये सबसे बेस्ट होता है मशीन वाला। क्यों? क्योंकि ये सिंगल जॉइंट है, आइसोलेशन मोमेंट, जितना भी सिंगल जॉइंट वाले मोमेंट है वो मशीन पे बेटर है, और जितने भी मल्टीपल जॉइंट वाले हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट, ओके, कंपाउंड मूवमेंट, वो हमेशा फ्री वेट पे ज़्यादा बेटर है, उसका वो साइंटिफिक रीजन है। तो ये अगर सिंगल जॉइंट है तो मशीन पे बेटर है, ओके। मशीन पे भी आप देखिए, इसमें एक मशीन आता है आइसोलेटरल, ओके, वो मशीन अगर आपको जिम में मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। आइसोलेटरल मतलब क्या होता है, जिम में यही सेम मशीन रहेगा, लेकिन इस पर 2 वेट स्टेक रहेगा, 2 प्लेट स्टेक रहेगा। एक हाथ से आपने ऐसा किया तो इधर का वेट उठेगा, दूसरे से किया तो वो इंडिविजुअल मूवमेंट होगा। नॉर्मली आपने देखा रहेगा जो जिम में पैक्ड एग फ्लाई होता है उसमें अगर आपने समझो दोनों तरफ पकड़े, आप एक तरफ छोड़ दिए, एक तरफ का अगर आप वेट लेके जा रहे हो तो वो दूसरा ऑटोमेटिकली उधर आ रहा है, भले ही आपने हाथ में रखा है कि नहीं रखा, ऑटोमेटिक आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये वाला मशीन नहीं है आइसोलेटरल, वो एक ही यूनिट में काम कर रहा है, ओके। तो ये मूवमेंट में भी अगर आप आइसोलेटरल मूवमेंट वाला मशीन यूज करेंगे तो ज़्यादा सिमेट्रिकल डेवलपमेंट होएगा। इंडिविजुअल जो मूवमेंट रहता है कि समझो अगर मेरा ये हाथ कमज़ोर है, ऐसा मूवमेंट कराने में ये स्ट्रॉन्ग है, तो अगर मैं नॉर्मल मशीन यूज करूँगा तो ये डिफरेंस खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर ये स्पेसिफिक मशीन रहेगा तो इसमें भी इंप्रूवमेंट के चांसेज हैं। तो आपको क्या करना, मशीन पे करना है और आइसोलेटरल मशीन पे करना है। सेकंड हो जाएगा आपका केबल। केबल पे पैक्ड एग फ्लाई नहीं करना है क्योंकि केबल पे पॉसिबल नहीं है। जितना भी ये सिंगल जॉइंट का मूवमेंट जो चेस्ट में है, ये कभी भी आप मशीन के अलावा किधर भी कर नहीं पाएंगे, प्रॉपरली इफेक्टिव नहीं रहेगा। क्योंकि देखो केबल में क्या हो रहा, समझो अगर मैं दोनों तरफ से केबल पकड़ा हूँ और ऐसा मूवमेंट कर रहा हूँ, तो जब तक ये केबल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तभी तक केबल का लंबाई बढ़ रहा है, वेट ऊपर जा रहा है और केबल आगे आ रहा है, ठीक है। जब तक केबल का लंबाई बढ़ता है तब तक वेट में मूवमेंट होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट वेट ऊपर नीचे हो रहा, मसल में ब्रेकडाउन हो रहा। लेकिन जब भी केबल का लंबाई बढ़ना बंद हो जाता, सिर्फ मूवमेंट होता है, तभी वेट ऊपर नीचे नहीं जाएगा, तो मतलब उस रेंज में आपको लोड नहीं आएगा मसल पे। तो केबल यहाँ से यहाँ तक लोड दे रहा, फिर इसके बाद में यहाँ से जब मैं ऐसे मिला रहा हूँ पैक्ड एग के लिए, तभी क्या हो रहा, सिर्फ केबल का लोकेशन चेंज हो रहा। ये केबल यहाँ से यहाँ आ गया लेकिन इसका लंबाई नहीं बढ़ा है, राइट। और ये पैक्ड एग मशीन में क्या होता है, पुली, ऐसा गोल पुली लगा रहता है, तो अगर ये यहाँ से घूम के ऐसे भी आ रहा तो वो केबल ऐसे घूम के आ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, केबल कंटिन्यूस, केबल का लंबाई बढ़ रहा है, मतलब कंटिन्यूस वेट ऊपर नीचे जा रहा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फुल रेंज में कंटिन्यूस टेंशन मिल रहा है, राइट। तो ज़्यादा मसल ब्रेकडाउन हो रहा है, इसलिए आपको ये पैक्ड एग फ्लाई करना है। इसमें एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, जब भी आप मशीन वाला कर रहे हैं तो सीट पे पूरा बैठने की बजाय पैर पे वजन रखेंगे। अगर आप पूरा बैठ के मूवमेंट करें उसमें और थोड़ा सा हिप को उठा के रखा, पैरों पे सारा वजन रखा, तो उसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि उसमें आपका कोर मसल का इन्वॉल्वमेंट होता है और लोअर बॉडी से भी स्ट्रेंथ जनरेट होता है, पूरा बॉडी एक यूनिट में काम करता है। वो जो सीट, जब भी आपका हिप रेस्टेड पोजीशन में रहेगा तो वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, वो जो कनेक्टिविटी रहता है टॉप टू बॉटम पूरी बॉडी का एक यूनिट में काम करने का जो रहता है वो डिसकनेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसी बेंच पे कुर्सी जो चेयर सीट रहता है बैठने का, उसको नीचे कर दीजिए पूरा, और आपका पोजीशन वही रखना है, घुटने में 90 डिग्री एंगल। जब पैक्ड एग फ्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपका तीनों जॉइंट सिमिलर पैरेलल होना चाहिए, आपका रिस्ट, आपका एल्बो और आपका शोल्डर, तीनों पैरेलल ऐसा मूव करेगा। एल्बो को एकदम लॉक नहीं रखना है, थोड़ा सॉफ्ट रखना है, लेकिन इसके बाद इसका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ यहाँ मूवमेंट होएगा। इतना सा आपको ध्यान में रखना है जब भी आप पैक्ड एग फ्लाई करेंगे तो, ओके। फिर इसके बाद में डंबल पे भी फ्लाई करते, लेकिन आपको नहीं करना, क्योंकि डंबल में जब मूवमेंट हो रहा तो क्या हो रहा, जब तक ग्रेविटी की लाइन में आ रहा, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट, तब तक लोड आ रहा, फिर उसके बाद में ग्रेविटी के पैरेलल हो रहा, राइट। तो आधी रेंज कॉम्प्रोमाइज होती है, ओके। क्योंकि यह आइसोलेशन मूवमेंट, और आइसोलेशन मूवमेंट कभी भी फ्री वेट के साथ करेंगे तो वो सर्कुलर मूवमेंट होगा। अगर सर्कुलर मूवमेंट है तो वो कंटिन्यूस टेंशन नहीं आएगा मसल पे, तो फुल रेंज ऑफ मोशन के ड्यूरेशन में ब्रेकडाउन नहीं होगा, आधा रेंज कॉम्प्रोमाइज होएगा, इसलिए डंबल नहीं करना है। रेजिस्टेंस बैंड में आप फ्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि आइसोलेशन मूवमेंट है। यहाँ वह जैसा केबल में कैसा लंबाई बढ़ के फिर रुक जाता है, मूवमेंट होता है, वैसा इसमें भी होता है। और दूसरी बात है कि जब भी आप रेजिस्टेंस बैंड के साथ कोई भी एक्सरसाइज करें तो ये उन लोगों के लिए बिगिनर, इंटरमीडिएट टाइप का, या आउटडोर ट्रेनिंग कर रहे हैं या घर पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। एडवांस, सुपर एडवांस लेवल पे हमेशा जिम में वर्कआउट करते हैं, ज़्यादातर जिम में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, तो आपको बैंड के चक्कर में नहीं पड़ना है। केबल स्कूप, ओके, और डंबल स्कूप बेकार है।
क्यों? डंबल स्कूप में क्या हो रहा है, जब आप ऐसा कर रहे हैं तो ये सर्कुलर मूवमेंट है, सिंगल जॉइंट वाला है, यहाँ से यहाँ तक वेट आएगा तब तक लोड नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक लोड आएगा। दूसरा, इसमें इंटीरियर मसल ज़्यादा काम करता है, क्योंकि शोल्डर को ऐसा उठाने का काम किसका है? एंटीरियर डेल्टोइड का। जैसे आप फ्रंट वाला करते हैं, शोल्डर फ्रंट रेज, तो क्या सेम मूवमेंट हो रहा, शोल्डर का फ्लेक्शन हो रहा, इसमें भी क्या हो रहा, शोल्डर फ्लेक्शन। तो केबल स्कूप क्या होता है चेस्ट का, ये वाला, बट एक्चुअल में ये शोल्डर प्रेस हो गया आगे की तरफ से, राइट। तो ये भी आपको नहीं करना है केबल स्कूप और डंबल स्कूप। और केबल स्कूप में इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, केबल में थोड़ा सा वेट इस पर लोड आएगा थोड़ा, लेकिन एंटीरियर आपका टारगेट अभी चेस्ट है, एंटीरियर डेल्टोइड नहीं है, ओके। तो अगर आप शोल्डर प्रेस कर रहे हैं और जॉइंट में प्रॉब्लम है एल्बो में, आपको सिंगल जॉइंट वाला करना है एंटीरियर डेल्टोइड का फ्रंट की तरफ से, तभी जाके स्कूप करेंगे तो फिर भी समझ में आता है कि चलो इसका थोड़ा इफेक्ट है। तो ये भी अभी इसमें नहीं करना है। तो क्या बचा है, ये भी नहीं करना, डेविएशन होता है केबल का। एक ही बचा मशीन, वो भी आइसोलेटरल। तो हम जो एक एक्सरसाइज अगला ऐड करने वाले हैं वो क्या रहेगा अपना, पैक डेक फ्लाई, ओके, पैक डेक फ्लाई, ओके। किस पे, आइसोलेटरल मशीन पे पैक डेक फ्लाई करना है, ओके। ये अपना हो गया। अब भी देखिए केबल प्रेस, अब आते हैं हम केबल प्रेस पे, ओके। केबल प्रेस में मतलब आप ऐसा अलग अलग एंगल चेंज, जो केबल का जो स्टैंड रहता है, केज रहता है, वहाँ से आप आगे की तरफ पोजीशन लेके ये वाला। तो ज़्यादातर लोग केबल प्रेस जब भी करते हैं तो वो ऐसा वाला मूवमेंट करते हैं, उसको आइसोलेशन बना देते हैं, फ्लाई के जैसा बना देते हैं। लेकिन आपको केबल पे फ्लाई नहीं करना है, क्योंकि इसमें डेविएशन होता है और यहाँ पे आपका टारगेट केबल फ्लाई नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, केबल को कंपाउंड मूवमेंट में प्रेस करना है, ओके, ऐसा वाला। तो आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। अगर आपको डिक्लाइन करना, थोड़ा हाथ नीचे किया, ऐसा वाला डिक्लाइन ऊपर से आ रहा है इस एंगल पे, फ्लैट करना इस एंगल पे, इंक्लाइन करना तो पुली को थोड़ा नीचे करेंगे और ऐसा प्रेस करेंगे, राइट। तो ये तो हो गया केबल से अलग अलग एंगल, डिक्लाइन, फ्लैट और इंक्लाइन। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि आपका यहाँ पे टारगेट जो है, जब भी हम केबल प्रेस करते हैं तो केबल प्रेस में हमारा टारगेट चेस्ट का मसल का कितना आप ब्रेक डाउन करें, इंटेंसिटी, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने हेवी इंटेंसिटी के साथ में कर लिया। हम केबल प्रेस इसलिए करते हैं कि कोर मसल कितना स्ट्रांग हो, ओके। कोर मसल को स्ट्रांग करने के लिए, क्योंकि अगर मैं समझो ऐसे खड़ा हूँ और मुझे कोई भी ऐसे पीछे धक्का मारता है तो मैं कितना पीछे जाता हूँ या मैं स्टेबल रहता हूँ, ये डिपेंड करता है कि आपका कोर मसल कितना स्ट्रांग है। तो जो जितना भी कंपाउंड मूवमेंट हम करते हैं, पावरफुल मूवमेंट, उससे कोर स्ट्रांग होता है। उसमें एक एक्सरसाइज ये भी इंक्लूडेड है कि जब आप केबल प्रेस करते हैं तो केबल प्रेस में जितना यहाँ पे चेस्ट मारने में वेट लिया था उतना वेट नहीं जाएगा केबल में, लेकिन इतना वेट लीजिए कि आप जब लेके केबल में वेट डाल के मशीन पे केबल का दोनों को लेके आगे आएंगे, आर्म्स को केबल की, तो वो केबल आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा और आप स्ट्रगल करेंगे यहाँ पे रुकने का। तभी क्या हो रहा है, आपका कोर मसल इंगेज हो रहा। अगर आपका कोर मसल स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो केबल का लाइट वेट भी आपको पीछे खींच लेगा। यहाँ पे कितना आप स्टेबल करवा रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम जो केबल प्रेस करते हैं यहाँ पे चेस्ट की एक्सरसाइज के साथ में कोर मसल का टारगेट करते हैं, कोर मसल का ट्रेनिंग कितना अच्छा हो रहा है। तो इसमें दो बेनिफिट है, चेस्ट वर्कआउट का जो आपका टारगेट है, उसके साथ में मेन जो है ये करने का पर्पज वो है आपका कोर मसल को चैलेंज। वो केबल आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा और आप आगे की तरफ स्ट्रगल करेंगे। तो उसमें भी देखिए एक चीज़ है, अगर आप नीचे केबल रखेंगे, मतलब केबल का पुली नीचे रखेंगे और ये इंक्लाइन का मूवमेंट करेंगे, तो क्या हो रहा, जब आप ऐसे प्रेस कर रहे हैं तो केबल आपको नीचे की तरफ खींच रहा, लेकिन नीचे की तरफ जब खींच रहा तो आपका ग्रेविटी के अगेंस्ट आप रेजिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे कि आपके कोर मसल को इतना चैलेंज नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं समझो केबल को ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, दोनों हाथ से ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, तो ये केबल मेरे को इस एंगल पे नीचे खींच रहा, तो इस एंगल पे तो पीछे मेरे को सपोर्ट है फ्लोर का, तो मैं अपने आप को रोक सकता हूँ, मतलब मेरा पीछे जाने के चांसेस कम है। अगर मैं डिक्लाइन करता हूँ तो केबल का पुली ऊपर रहेगा और मेरा हाथ ऐसे रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इस कंडीशन में ये केबल मेरे को उस तरफ खींच रहा, किस, इस एंगल पे, तो इसमें मेरे को उठने का चांसेस है, लेकिन मेरे कोर मसल को चैलेंज कम मिलेगा क्योंकि एंगल प्रॉपर मैच नहीं करा। अगर समझो
मेरे को कोई इधर से ऐसे धक्का मारता है और मैं इधर फोर्स करता हूँ, तब जाके मेरे को चैलेंज मिल रहा है। लेकिन अगर मेरे को कोई यहाँ से ऐसे उठाने की कोशिश कर रहा है, इस एंगल से उठाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं रोक नहीं पाऊंगा, वो तो एक ऑब्जेक्ट को लटकाने जैसा हो गया, राइट। तो ना तो आपको डिक्लाइन करना है ना आपको इंक्लाइन करना है, क्या करना है, फ्लैट करना है। उसमें केबल जो है पीछे से शोल्डर की हाइट पे पुली रहेगा और एकदम सामने, अगर आप इधर खुद को इधर धक्का मार रहे तो केबल इसी एंगल पे पीछे से आना चाहिए, ताकि केबल पीछे खींचेगा और आप स्ट्रगल करेंगे आगे का, राइट। तब भी जाके प्रॉपर आपके कोर मसल पे चैलेंज आएगा। तो जब भी आप केबल प्रेस करेंगे, एक तो कंपाउंड मूवमेंट होना चाहिए, आइसोलेशन नहीं, दूसरा फ्लैट एंगल होना चाहिए, डिक्लाइन या इंक्लाइन का नहीं, ओके। तो हम केबल प्रेस का एक वेरिएशन इसमें ले रहे हैं और वो भी कौन सा, फ्लैट वाला, ओके। केबल प्रेस, ओके, केबल प्रेस फ्लैट, ओके, फ्लैट वाला एंगल हमको लेना है। तो ये हो गया अपना केबल प्रेस। अब बचता है TRX, ओके। TRX हर जिम में आपको मिलेगा, वो लोग रखते हैं TRX रेजिस्टेंस में क्या होता है, इसमें भी आप हर एक एंगल पर कर सकते हैं। जैसे आप इंक्लाइन कर रहे हैं, TRX पे इंक्लाइन कर सकते हैं, TRX पे फ्लैट कर सकते हैं, ओके, और TRX पर डिक्लाइन भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ एंगल चेंज करना, आप जैसे उसको लेके होल्ड किए हैं, जितना पैर ऊपर रखेंगे उतना एंगल चेंज हो जाएगा। अगर मैं समझो इस ऐसा करके ये कर रहा हूँ, तो अभी कौन सा मसल है, ये मूवमेंट हो रहा है TRX पे, तो ये मेरा हो गया डिक्लाइन का, ओके। फिर मैं अगर पैर को केबल उसको TRX बेल्ट को नीचे करता हूँ और मैं ऐसा फ्लैट एंगल रखता हूँ, पीछे मैं बेंच पे पैर रख दूंगा, TRX को लंबा कर दूंगा, तो मेरा ऐसा एंगल हो जाएगा। अब मैं अगर इस पे प्रेस कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, फ्लैट एंगल हो रहा है। और अगर मैं थोड़ा हाइट पे पैर रखता हूँ और केबल ज़्यादा नीचे है तो क्या हो गया, इंक्लाइन हो गया। ऐसे करके आप TRX पे अपना एंगल चेंज कर सकते हैं। और TRX पे फ्लाई आपको नहीं करना है, क्योंकि फ्लाई में क्या हो रहा है, TRX जो अब जब आप ऐसा कर रहे हैं, TRX समझो पीछे लगा हुआ है, मैं पकड़ के ऐसा कर रहा हूँ, तो सेम ऐसा जैसा केबल में कैसा डेविएशन होता है, ऐसा इसमें भी डेविएशन हो रहा है, तो आपको वो फ्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और अब आपको क्या करना है, इसमें एक एंगल लेना, ये वाला नहीं करना आपको, डिक्लाइन वाला नहीं करना है इस पर, क्योंकि डिक्लाइन में नहीं के बराबर रेजिस्टेंस आता है, आप इजीली कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्लैट से स्टार्ट करना है, ऐसा एंगल रखिए कि पूरा TRX बेल्ट और आपका बॉडी ऐसा रहे, ताकि आप स्ट्रगल करें वहाँ पे, जो पुशअप्स की जैसी पोजीशन में आ जाएगा एंगल। लेकिन जब भी वो करेंगे ना, तो वहाँ ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा कंपेयर टू नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल करना पड़ेगा। आपके शोल्डर जॉइंट के आजू बाजू जितने भी स्टेबिलाइजिंग मसल्स हैं, जो बैलेंस करने वाले हैं, उन पे बहुत ज़्यादा लोड आएगा, तो शोल्डर का जॉइंट स्ट्रांग होएगा। तो इस पर्पज से हमको TRX बेल्ट का एक ये वाला करना है। तो जब आपका हाथ फ्री रहेगा, हवा में आप ऐसा होल्ड करके TRX बेल्ट को, फिर आप अगर पुशअप टाइप का एक्शन कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो उससे भी आपको थोड़ा ये वाले डीप मसल्स पे लोड आएगा। तो आपको क्या करना है, ये फ्लैट वाला एंगल करना है, TRX का एक वेरिएशन लेना है, क्योंकि यहाँ पे हेवी ट्रेनिंग आप एक फिक्स पर्टिकुलर मोमेंट में सपोर्ट के साथ हो रहा है सब, लेकिन ऐसा सस्पेंस वाला चेस्ट प्रेस कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए आपको ये एक ऐड करना है। तो हमारा जो छठा एक्सरसाइज है वो क्या हो जाएगा, TRX फ्लैट प्रेस, TRX फ्लैट एंगल, ओके। ये हो गया अपना कंप्लीट चेस्ट, ओके। कितनी एक्सरसाइज है, 6 एक्सरसाइज। आप सोचिए सुपर एडवांस लेवल पे, जहाँ लोग 20-20, 30-30 वेरिएशन करके भी मसल को इतना डेवलप नहीं कर सकते, वहाँ पे आप सिर्फ ये 5 या 6 एक्सरसाइज से 1-1.5 घंटा आराम से हेवी वर्कआउट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना, ये अगर आपको बेसिक बायोमैकेनिज्म समझ में आ गया कि किस तरह से ग्रेविटी के अगेंस्ट मसल जो है उसका मूवमेंट प्रॉपर होता है, उसको ज़्यादा चैलेंज मिलता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज होती है। अगर आपको ये फिजिक्स का पूरा कैलकुलेशन नहीं समझेगा, तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसका जो 10-20% इफेक्टिव होगी। तो आप 100% अगर उसमें एनर्जी डाल रहे हैं, टाइम डाल रहे हैं, इतना एफर्ट जा रहा है, फिर भी आपको आउटपुट 10-15%, 20% मिल रहा है। तो ये पता होना जरूरी है कि कौन सी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और कौन सी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा लेस इफेक्टिव है। तो ये इससे आपको कितना डेवलपमेंट हो रहा है मसल्स में, कितना आपका स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है, कितना आपकी बॉडी में चेंजेज आ रहा है, ये बहुत सारा
जो हमने पढ़ा है ये एक मेन फैक्टर की तरह काम करता है। ओके, ये आपको सीखना है। तो अभी देखिए सुपर एडवांस लेवल पे हमारा ये पहला हो गया है लेग्स का, फर्स्ट लेग्स डे वाला हो गया, सेकंड लेग्स डे वाला हो गया है और हमारा चेस्ट हो गया है। ओके, चेस्ट वाले दिन सेम हमको एक कार्डियो करना है, कार्डियो का एक क्लास अलग से करना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट डे हमारा रहेगा शोल्डर और ट्राइसेप। तो आज के चैप्टर में हमने सिर्फ चेस्ट को कवर किया है। ओके, ये 6 एक्सरसाइज में। ओके, और अब इसके बाद जो एक और क्लास हम करेंगे कार्डियो वाला। कार्डियो में सुपर एडवांस लेवल पे कार्डियो क्यों करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कार्डियो करने का क्या फ़ायदा है इस लेवल पे, ये सारी एक्सरसाइज जो हम करते हैं हाई इंटेंसिटी के साथ में, इसमें कार्डियो का क्या रोल रहता है। अगर आपने कार्डियो किया अच्छे से हाई इंटेंसिटी के साथ तो इसमें कितना इम्प्रूवमेंट होएगा, कैसे वो डायरेक्टली इसको अफेक्ट करता है, वो सब चीज़ पर डिस्कस करेंगे। इसमें इंटेंसिटी कितना रहेगा, अगर आप सुपर एडवांस लेवल पे एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, कार्डियो का ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपका इंटेंसिटी कितना होना चाहिए, कैसे मेजर करेंगे। जब आप रनिंग करें, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका हार्ट रेट कितना होना चाहिए, कितनी रेंज में होना चाहिए, वो सब हम सीखने वाले हैं। तो ये आपको मिलेगा अगले चैप्टर में। हम अगले चैप्टर में सिर्फ कार्डियो कवर करेंगे और फिर इसके बाद में चेस्ट, अपना शोल्डर और ट्राइसेप करेंगे। तो ये 2 दिन में हमारा ये कवर हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, एक तो एब्स बचेगा कोर ट्रेनिंग का, फिर इसके बाद में बैक बाइसेप बचेगा। तो ये 2 हम बाद में कवर करेंगे। तो अभी आपको इससे रिलेटेड इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूज़न रहेगा तो मेरे को बताइए। और यहाँ पे देखते हैं हम सेट्स के बारे में कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये सारी एक्सरसाइज में कितने सेट्स होने चाहिए। ओके, तो सुपर एडवांस लेवल है तो आप याद पकड़ लीजिए, आप डिक्लाइन का 5 सेट मारेंगे। ओके, और फ्लैट का 5 सेट मारेंगे। इंक्लाइन का आप पकड़ लीजिए 6 सेट पकड़, एक एक्स्ट्रा करते हैं क्योंकि इसका एंगल चेंज है। पैक डेक फ्लाई का कितना करेंगे, 4। ठीक है, केबल प्रेस का कितना करेंगे, 4। TRX का कितना करेंगे, 4। ओके, तो टोटल कितना हो गया, 5, 10, 16, 20 और 28। ये हो गया आपका 28 सेट्स, मोर देन इनफ फॉर सुपर एडवांस लेवल। 28 सेट मार के अगर आपका चेस्ट डेवलपमेंट नहीं हुआ तो बोलिए। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ये TRX है, ध्यान में रखिए, मिट गया थोड़ा सा, TRX मेंशन किया था यहाँ पे। तो कितना हो गया आपका ये 28 सेट, 1-1.5 घंटे में आप आराम से फिनिश कर सकते हैं। तो आपको आप सुपर एडवांस लेवल पर अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो ये नहीं कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, 3-4 घंटे हैं आपके पास जिम में वर्कआउट करने के लिए, तो आप कुछ भी एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, उसमें आपका इतना एनर्जी वेस्ट हो रहा है, इतना टाइम जा रहा है। इससे अच्छा आप प्रोडक्टिव वर्कआउट करें, फिर देखिए आपको कैसा रिजल्ट मिलता है, एकदम ड्रास्टिक चेंज मिलता है, कैसे आपका स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होता है। और ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद भी अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कि आपका पाउंडेज नहीं इंक्रीज हो रहा, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज का ही फॉल्ट है। देयर आर सो मैनी फैक्टर्स इन्वॉल्व। सो आपको क्या चेक करना है कि आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर है कि नहीं है, प्रोटीन कितना जा रहा है, विटामिन मिनरल्स का कमी तो नहीं है। आपको हर 3-4 महीने में ब्लड टेस्ट करवाना है, बेसिक जो भी होता है, D3, B12, CBC काउंट वगैरह ये सब। तो उसमें क्या होगा, पता चलेगा कि आपका कोई मिनरल्स और विटामिन्स और इनसे रिलेटेड तो कोई कमी नहीं है। माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे आपका न्यूट्रिशन का जो पूरा डिटेल आपके पास होना चाहिए। आपको चेक करना है हर चीज़। न्यूट्रिशन से रिलेटेड हम चैप्टर इसके बाद में, ये जब ख़त्म हो जाएगा पूरा अपना सीरीज़, तो इसके बाद में हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ओके, तो अभी हम आज के लिए ये चेस्ट का वर्कआउट का ख़त्म करते हैं यहीं पे। कल हम सुपर एडवांस लेवल पे कार्डियो के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम उस पर और डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।